हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास से स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये हमारे बीए ओसीएम का लास्ट चैप्टर है। फाइनली हम लास्ट चैप्टर तक पहुंच गए। बहुत स्लो हूं मैं इस मामले में, बहुत मैंने स्लो क्लासेस ली, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दूं और हो जाएगा। लगभग आज स्टार्ट हो गया है तो मतलब खत्म हो ही जाएगा। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या था। इन्वायरमेंट का मतलब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि सराउंडिंग, राइट। कि जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं वही हमारा क्या इन्वायरमेंट। बहुत सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं मैं, राइट। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं दैट दीज आर नोन एज अ इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो भी आसपास चीजें उसको हम क्या बोल देंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोल देंगे। ये मैंने सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया। अब इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों, ध्यान से समझना इस बात को। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब चैप्टर, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट से, राइट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट तक पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने कस्टमर के बारे में भी डिटेल स्टडी कर लिया, कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में। अब देखो सिचुएशन कैसा है कि आप कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान कर लो, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना कर लो, या मतलब कहते हैं ना कितना भी अच्छा आपके पास वर्कर्स हो, एम्प्लॉइज हो, या आपके पास मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप दो चीजों के बारे में स्टडी नहीं करते हो, पहला तो आपके बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, और दूसरा बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है बेसिकली। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि देखो इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं। एक वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस के अंदर होता है, यानी कि ऐसे बिजनेस के, और एक जो बिजनेस के बाहर होता है, राइट। हमें इन दोनों के बारे में स्टडी करना जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि हम कभी भी बिजनेस में कितना भी पैसा लगा ले, कितना भी सब कुछ कर ले, अगर हमें बाहर का नॉलेज नहीं होगा या इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं होगा, तो हमारा जो प्लान है इट मे बी पॉसिबल वो सक्सेसफुल ना हो, राइट। जैसे कि मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि इस साल, ठीक है ध्यान से सुना, जैसे इस साल नहीं, ऐसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसे समझो कि मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपको 4 क्लास प्रोवाइड करूंगा। अब ध्यान से सुना, मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं आज आपको 4 क्लास प्रोवाइड करूंगा। पर मैंने ये स्टडी नहीं किया कि मेरे स्टूडेंट क्या 4 क्लास स्टडी करने के लिए कैपेबल हैं, क्या वो मेंटली इतने पावरफुल हैं कि वो 4 क्लास कंटिन्यू ले पाएंगे, या 4 घंटे की क्लास में कंटिन्यू बैठ पाएंगे। अगर मैं वो स्टडी नहीं करता, बस मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरे क्लास तो वेस्ट चले जाएंगे अगर आप लोग वो प्रॉपर नहीं कर पाओगे। दूसरा ये है कि क्या मेरे पास 4 क्लास प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास डेटा है, नेट है। दूसरा क्या मेरे पास वो फैसिलिटी है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, राइट। तो ऐसी चीजों को हमें स्टडी करना होता है बिजनेस में भी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, और ये तो मैंने आपको लोकल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। अभी बुक्स जो बुक में है उसको भी स्टार्ट करते हैं। Every business in some way or the other is related to different variable factors of society. अब ध्यान से सुनना, every business in some way or other is related to different variables, या कि कुछ तरीके से या अदर तरीके से, बोलते हैं ना सम वे और अदर वे, रिलेटेड टू डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स क्यों बोला है, वेरिएबल फैक्टर्स इसलिए बोला है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल। और ये फैक्टर्स ऐसे हैं विच कैन बी चेंज्ड, और दे आर चेंजेबल आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो चेंजेबल फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ये देखो ये जो है ना, ये आउटसाइडर्स है। और ग्रुप लाइक कंज्यूमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एम्प्लॉइज, ये सब लोग जो बिजनेस को इंपेक्ट करते हैं, यानी बिजनेस के ऊपर असर डालते हैं, ये वो लोग हैं, राइट। उसके बाद आगे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सेल्स इट्स प्रोड्यूस और सर्विस टू द कंज्यूमर, इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉइज, purchases raw materials from the suppliers, it keeps competing with the product and service of the competitors, hence no business can be operate itself being aloof from the society. It means कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप बिजनेस को, अपने जो आपका बिजनेस है उसको सोसाइटी से बाहर रख के कर सको। बोलते ना कि तुम समाज में रहते हो तो समाज से, कहते ना वो एक कहावत है ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हो। इन अ सेम वे अगर आपको सोसाइटी में बिजनेस करना है, आप सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते हो। यू हैव टू बी देयर, राइट। यू हैव टू ऑपरेट योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ देम, विद हेल्प फ्रॉम देम एंड विद देम। ये बात आपको याद रखना है कि उनके साथ ही करना है और उनके लिए ही करना है, जो कहते हैं ना फैक्ट है। वेरियस सराउंडिंग फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस, अ ग्रुप ऑफ सच फैक्टर इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना है, वेरियस यहां से, ठीक है, यहां तक याद रखना है कि वेरियस सराउंडिंग फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस, अ ग्रुप ऑफ सच फैक्टर इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। और यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैंने यही कहा, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग,
और बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस रिलेटेड, यानी बिजनेस में कुछ सराउंडिंग ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एंड दीज सराउंडिंग्स आर नोन एज अ बिजनेस एनवायरमेंट. The one thing that is true of business environment is that it is quite uncertain. Why they are saying that it is a quite uncertain? Because जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के, नो वन कैन जज एग्जैक्टली, कोई नहीं बोल सकता कि हाँ ये ऐसा ही रहने वाला है. एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया और वो पॉलिसी इट मे भी पॉसिबल 2 महीने के बाद चेंज हो जाए, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पॉलिसी जो है वो परमानेंट है और हमारे साथ ऐसे ही रहने वाला है, सो वी कैन डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू दैट. ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट. तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन. अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, या एक और पॉइंट है ये वाला भी समझ लो. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स विद रेफरेंस टू द बिजनेस एनवायरनमेंट. अब देखो 3 तरह के लोग होते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डील कैसे करते हैं. नंबर 1, business units that expect the environmental aspect well in advance and bring necessary changes. देखो सोसाइटी में ना 3 तरह के लोग होते हैं. एक, जो ये बात समझते हैं कि बदलाव जरूरी है और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, एडवांस में ही जो पॉसिबल हो सकता है वो चेंजेस लेकर आते हैं. नंबर 2, the business units that bring necessary changes based on the existing environmental situations. और दूसरे कैसे होते हैं, जैसा मार्केट में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो बदलते हैं, यानी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. और तीसरा है द बिजनेस यूनिट दैट आर नॉट इन अ पोजीशन टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट इजीली. 3 तरह के लोग हैं. एक जो अपने आप को भविष्य के लिए पहले से ही तैयार कर लेते हैं, एक जैसा मार्केट में सिचुएशन होगा वो वैसा बिहेव करेंगे, और तीसरा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चलते रहेंगे अपने हिसाब से क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है. दे आर नॉट इन सच अ पोजीशन टू एडजस्ट टू द बिजनेस टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट इजीली. क्लियर है. तो दे आर 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस, 3 तरह के ना. चेंज कर लेते हैं फ्यूचर को ऑब्जर्व करके या फ्यूचर को जजमेंट करके. दूसरा, कुछ नया आया तो उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे अपने आप को. तीसरा, कुछ नहीं करते हैं. क्लियर है. अब बात करते हैं मीनिंग की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Economic, social, cultural, technological, legal factors all are included in business environment. There are number of groups like consumers, employees, competitors, suppliers of raw materials who are all part of a business environment. Now the question arises, what is business environment? So business environment is a combination, ध्यान से सुनना, business environment is a combination of various environments which creates new challenges and new opportunities. तो याद रखना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंट्स व्हिच क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो इतना ही आपको याद रखना है मीनिंग में. उसके बाद देखो, मैंने ये जो फर्स्ट वाली क्लास है अपनी ना, ये बहुत छोटी सी रखने वाला हूं. मैंने स्टार्टिंग में बात भले नहीं बोला, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, ताकि मैं और भी कुछ चीजें करना चाहता हूँ वो भी मैं कर पाऊँ. अगर मैं यही चैप्टर्स पढ़ाता रह जाऊंगा तो इट मे बी पॉसिबल कि जो मैं एक्स्ट्रा देने का सोचा हूँ वो मैं ना कर पाऊँ. इसलिए मैंने क्या किया है कि एक्स्ट्रा इसमें दिमाग ना लगा के मैं आपको वही चीजें करवा रहा हूँ. ठीक है. अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला था वो ये था. मीनिंग हो गया, कितना बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया. उसके बाद सीधा जो क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम. फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरमेंट. कौन कौन से बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर. नंबर 1 इंटरनल फैक्टर्स एंड नंबर 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स. ध्यान से सुनना. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर, दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की. तो इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, विच कैन बी कंट्रोल्ड. ध्यान से सुना. सबसे पहले इंटरनल बिजनेस का सॉरी इंटरनल फैक्टर्स का मतलब, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फैक्टर्स. Internal factors in a business environment are those which can be largely controlled by the managers. तो बस आपको यही वर्ड याद रखना है, which can be controlled by the managers. That's why they are known as internal. Such factors can be changed by the manager according to the requirement. और ये अगर कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि इट कैन बी चेंज्ड आल्सो, राइट. तो ये वर्ड आपको याद रखना है, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड. For example, objective of a business, employees, and organizational system. These three R's the points which can be controlled, which can be changed as per the requirement of a business. तो यहाँ पे ध्यान से देखना अभी कि इंटरनल फैक्टर्स में 3 चीजें. नंबर 1 बिजनेस ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 एम्प्लॉइज एंड नंबर 3 मैनेजरियल सिस्टम. याद रखना ये तीनों पॉइंट. इसको शॉर्ट में बीम भी बोल सकते हो, बीम या बीम. हालांकि प्रोनाउंसिएशन कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए हम कर सकते हैं बीम. BEM, business objective, employees and managerial system.
राइट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज व्हिच आर मोस्टली नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स, बिजनेस शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सच एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहां पर क्या बोला है? व्हिच आर, ये वर्ड याद रखना है, which are not under the control of the managers, business should be changed according to such external factors. We cannot change the factors, but we have to change according to the factors. कहते ना कि अगर आप उसको नहीं बदल पा रहे हो तो अपने आप को ही बदल लो, अगर आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो उसको बदल सकते हो तो उसको बदल लो। वही सेम डायलॉग यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। इंटरनल को आप बदल सकते हो तो बदल लो, एक्सटर्नल को नहीं बदल सकते तो खुद बदल जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे दिस फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक, सोशल, cultural, technological, political, and legal. So basically, there are 6 points which are included in the external factors. You have to remember these points. Number one, economic. Number two, social. Three, cultural. Four, technological. Fifth, political. And six is the legal. ये 6 points ऐसे हैं जो आपको याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखना होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कभी नहीं पूछा है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं टिक करवा दे रहा हूं, उसको एक बार रीड कर लेना। एक सोशल और एक कल्चरल, ये दोनों पॉइंट्स एनी हाउ आप रीड कर लेना। नहीं समझ में आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। यही 2 पॉइंट है इसमें कवर अप करना, तो एक बार रीड करना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं हेल्प कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो अपना पॉइंट था जो मैंने कहा था पढ़ाने के लिए, दैट इज एलपीजी, जिसमें मैं आपको एल और जी ही ज्यादा करवाऊंगा, जिसमें से जी ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। पी में एक भी बार नहीं पूछा है, इसलिए पहले एल करवाऊंगा फिर जी करवाऊंगा, उसके बाद टाइम मिला तो पी भी करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।